नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक हैं जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उसने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया है वरन वह उन स्थितियों का भी विस्तृत वर्णन करता है जिसके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह जो कथन है वह है CEM जोड़ का यह कथन है। कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स तथा उनके अनुयायियों लेनिन, रोजा लक्जमबर्ग, माओ से तुंग, एंटोनियो ग्राम्सी आदि के संपूर्ण चिंतन को मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्स एक समाजवादी विचारक हैं। उसने वैज्ञानिक आधार पर समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए क्रांति की अनिवार्यता पर बल दिया है। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्स के पूर्ववर्ती कल्पनावादी या स्वप्नलोकी समाजवादियों में अनेक विचारकों के नाम गिनाए जा सकते हैं। इनमें सर टॉमस मूर, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, नायल बाफेब, लुई ब्लांक, जॉन डी सिस्मेंडी, डॉक्टर हालू तथा विलियम थॉमसन आदि प्रमुख हैं। ये विचारक पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेप की नीति के कटु आलोचक थे। ये विचारक धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, किंतु इन्होंने यह नहीं बतलाया था कि यह विषमता क्यों उत्पन्न होती है और उत्पादन की विधियों से इसका क्या संबंध है। इन्होंने समाज की परिवर्तन की प्रक्रिया की ना तो कोई व्याख्या प्रस्तुत की और ना ही विद्यमान व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई व्यवहारिक सुझाव दिया। इसी कारण मार्क्स से पूर्व के समाजवादियों को स्वप्नलोकी समाजवादी कहा जाता है। वेपर ने इसके संबंध में कहा है कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की परंतु गुलाब के पौधों के लिए कोई ज़मीन तैयार नहीं की। मार्क्स ने आधुनिक समाज का गहन आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया। उसने न केवल पूंजीवाद के दोषों को उजागर किया बल्कि पूंजीवाद का अंत कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी प्रस्तुत की। उसने समाजवाद को काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकालकर एक वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया। लेन लंकास्टर के अनुसार मार्क्सवाद के वैज्ञानिक समाजवाद होने के दो प्रमुख आधार हैं। प्रथम, यह वास्तविकता पर आधारित है न कि कल्पना पर, और दूसरा, यह पुरानी व्यवस्था को ही वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझाता वरन नई व्यवस्था प्राप्त करने के लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। टेलर का मत है कि मार्क्सवाद में सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्तियों की जो व्याख्या है वह उसे वैज्ञानिकता प्रदान करती है। इसके अलावा इन परिवर्तन करने वाली शक्तियों की व्याख्या मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती चर्चवादी विचारकों, आदर्शवादियों एवं व्यक्तिवादियों की राज्य संबंधी अवधारणाओं का खंडन किया है। मार्क्स ने राज्य को अपनी प्रकृति से एक वर्गीय संस्था बताया है। उसका मत है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण शोषक वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया है और यह शोषक वर्ग के हाथों में शोषित वर्ग के दमन एवं उत्पीड़न का साधन है। मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों को निम्नानुसार समझा जा सकता है। पहला है राज्य की उत्पत्ति। तो मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी अवस्था में निजी संपत्ति और राज्य का भी अस्तित्व नहीं था। समाज के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप निजी संपत्ति का उदय हुआ और संपूर्ण समाज
संपत्तिशाली और संपत्ति विहीन दो वर्गों में बंट गया। मार्क्स समाज की इस अवस्था को दास प्रथात्मक युग कहता है और बताता है कि इसी काल में राज्य की उत्पत्ति हुई। इस समाज में संपत्तिशाली स्वामी वर्ग अत्यधिक प्रभावशाली था, किंतु इनकी संख्या संपत्तिहीन और असंतुष्ट दास वर्ग की तुलना में बहुत कम थी। स्वामी वर्ग को दास वर्ग के विद्रोह का भय रहता था, अतः उसने दासों के दमन और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए शक्ति का सहारा लिया और कानून, पुलिस, फौज, जेल तथा न्यायालय आदि की व्यवस्था की। स्वामी वर्ग ने इन संस्थाओं की मदद से दास वर्ग पर अपना कठोर आधिपत्य स्थापित किया। इस प्रकार राज्य वर्ग संघर्ष से उत्पन्न संस्था है। दूसरा है राज्य की प्रकृति के बारे में मार्क्सवादी विचार। तो मार्क्स के अनुसार राज्य अपनी प्रकृति से एक वर्गीय संस्था है। इसका निर्माण शोषक वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया है। अतः राज्य की प्रभुसत्ता वास्तव में शोषक वर्ग की ही प्रभुसत्ता होती है। राज्य के कानून एवं न्याय प्रणाली शोषक वर्ग के हितों की वृद्धि करने वाले होते हैं। इस प्रकार मार्क्स आदर्शवादियों की इस धारणा का विरोध करता है कि राज्य अपनी प्रकृति से एक नैतिक संस्था है। राज्य का उद्देश्य। मार्क्स के अनुसार राज्य का उद्देश्य उस वर्ग के हितों की रक्षा एवं वृद्धि करना होता है जिसका उत्पादन साधनों पर अधिकार होता है। अतीत में राज्य की सत्ता पर अल्पसंख्यक शोषक वर्ग का अधिकार रहा है और राज्य ने इस वर्ग के हितों की रक्षा का ही कार्य किया है, किंतु भविष्य में समाजवादी राज्य की स्थापना होगी और राज्य की सत्ता पर बहुसंख्यक मजदूर वर्ग, जो कि क्या है, शोषित वर्ग है, तो शोषित वर्ग का अधिकार होगा और तब राज्य का उद्देश्य मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करना होगा। इसी प्रकार राज्य संपूर्ण समाज के सामान्य कल्याण की संस्था कभी भी नहीं होता है। समाज की अवस्था अनुसार राज्य की व्यवस्था। मार्क्स के अनुसार इतिहास के किसी भी युग में पाई जाने वाली राज्य व्यवस्था अपनी सामाजिक अवस्था के सापेक्ष होती है। समाज की किसी भी प्रकार की अवस्था में पाई जाने वाली भौतिक व आर्थिक परिस्थितियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं और इनके संदर्भ में ही उस समाज में शोषक वर्ग, स्वामी, सामंत या पूंजीपति वर्ग के विशिष्ट हित होते हैं। अपने इन विशिष्ट हितों को ध्यान में रखते हुए ही उस समाज का शोषक वर्ग शासन प्रणाली के रूप, संविधान के मूल सिद्धांतों, न्याय व दंड प्रणाली तथा अधिकारों की व्यवस्था आदि को तय करता है। भविष्य में आने वाली समाजवादी व्यवस्था भी इस नियम का अपवाद नहीं होगी। अगला है राज्य विहीन समाज का उदय। मार्क्स के अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। जिन भौतिक परिस्थितियों के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है और उसका अस्तित्व बना हुआ है, उनका अंत होने पर राज्य का अंत भी सुनिश्चित है। समाजवादी अवस्था में राज्य क्रमशः क्षीण होता चला जाएगा। पहले निजी संपत्ति की संस्था का अंत होगा, यह वर्ग विहीन समाज होगा, अतः कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा। वर्गों के न होने के कारण वर्गीय संस्था राज्य की भी आवश्यकता नहीं होगी और राज्य लुप्त हो जाएगा। यह अवस्था समाज की साम्यवादी अवस्था होगी। इस प्रकार समाजवादी समाज एक संक्रमणकारी समाज होगा जो क्रमशः साम्यवादी समाज में परिवर्तित हो जाएगा। यह समाज की राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन अवस्था होगी। अगला है राज्य के अवसान का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्स का विचार है कि समाजवादी समाज में उन भौतिक परिस्थितियों का जन्म होगा जिनके कारण राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी और वह क्रमशः मुरझाकर नष्ट हो जाएगा और समाजवादी समाज की जगह
साम्यवादी समाज की स्थापना हो जाएगी। मार्क्स के अनुसार समाजवादी समाज में राज्य के क्रमशः क्षीण होकर नष्ट हो जाने के कारण निम्नानुसार होंगे। क्या कारण होंगे? मार्क्स के अनुसार राज्य का उदय निजी संपत्ति के रक्षक के रूप में हुआ है, किंतु समाजवादी समाज में निजी संपत्ति की संस्था का अंत कर दिया जाएगा। अतः राज्य के अस्तित्व का मूल आधार ही नष्ट हो जाएगा। तब राज्य के विलुप्त होने की प्रक्रिया का प्रारंभ होगा। दूसरा है, मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है। यह शोषक वर्ग के हाथ में शोषित वर्ग के उत्पीड़न का साधन है, किंतु समाजवादी समाज में शोषक वर्ग जो कि पूंजीपति वर्ग है, तो इसका अंत हो जाएगा और समाज में एक ही वर्ग यानी श्रमिक वर्ग रह जाएगा। अतः वर्ग संघर्ष का भी अंत हो जाएगा। इस स्थिति में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब राज्य के अंत की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अगला है, मार्क्स का मत है कि समाजवादी समाज में ऐसी न्यायपूर्ण व शोषण रहित परिस्थितियां होंगी कि व्यक्ति को अपराध करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अतः क्रमशः ऐसी परिस्थितियां भी बनेंगी कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। मार्क्स के अनुसार उपर्युक्त कारणों से समाजवादी समाज में राज्य क्रमशः क्षीण होने लगेगा और अंत में उसका अवसान हो जाएगा। इस प्रकार साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, जो कि राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज होगा। मार्क्स के राज्य सिद्धांत की आलोचना। मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जा सकती है। पहला है, राज्य वर्गीय संस्था नहीं। मार्क्स राज्य की उत्पत्ति के वर्गीय सिद्धांत का समर्थक है और बताता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई है और यह शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाली संस्था है, किंतु यह सत्य नहीं है। राज्य तो व्यक्ति सेवा और कल्याण करने वाला संगठन है। राज्य रूपी संस्था का उदय मनुष्य के हितों की रक्षा हेतु हुआ है, किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए नहीं। दूसरी आलोचना है कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। मार्क्स ने राज्य को शोषक वर्ग के हाथों में शोषित वर्ग के उत्पीड़न, दमन और शोषण की संस्था माना है। समाज में केवल आर्थिक वर्ग ही नहीं होते हैं, बल्कि अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, नस्लीय तथा भाषाई वर्ग भी होते हैं। राज्य का कार्य इन सभी वर्गों के सामान्य हितों की रक्षा करना और वृद्धि करना होता है। अगला है, पूंजीवादी राज्य संबंधी गलत धारणा। वर्तमान समय में पूंजीवादी राज्य के विकास ने इससे संबंधित मार्क्स की धारणा को गलत सिद्ध कर दिया है। मार्क्स ने पूंजीवादी राज्य को श्रमिकों के क्रूर शोषण का साधन बताया था, किंतु वर्तमान काल में पूंजीवादी राज्य ने श्रमिकों के कल्याण का दायित्व स्वीकार कर लिया है। मार्क्स का मत था कि पूंजीवादी राज्य का पतन सुनिश्चित है, किंतु आधुनिक काल में पूंजीवादी राज्य पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली है। अगली आलोचना है कि समाजवादी राज्य संबंधी धारणा दोषपूर्ण है। मार्क्स ने समाजवादी राज्य में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थन किया है, किंतु व्यवहार में यह साम्यवादी मूल के निरंकुश शासन के रूप में दिखाई पड़ता है। मार्क्स ने समाजवादी समाज में व्यक्ति के चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन की कल्पना की थी, जो सत्य सिद्ध नहीं हुई है। अगला है, राज्य विहीन समाज की स्थापना संभव नहीं। मार्क्स की राज्य विहीन समाज की स्थापना की धारणा एक कल्पना मात्र है, जो कि साकार नहीं हो सकती। रूस की क्रांति को 98 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु राज्य का अभी तक लोप नहीं हुआ और सोवियत संघ के विघटन के बाद वहां साम्यवाद को भी दफना दिया गया। मार्क्स ने
राज्य की उत्पत्ति का जो वर्गीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है वह एक पक्षीय है। मार्क्स राज्य को वर्ग शोषण को प्रोत्साहित करने वाली संस्था मानता है, जबकि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण करना है। राज्य सभी नागरिकों के हितों का ध्यान रखता है, किसी वर्ग विशेष के हितों का नहीं। तो ये था मार्क्सवादी दृष्टिकोण। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।